Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, Pass Education System आप लोगों के लिए लेके आया है सबसे पहले मेहरान यूनिवर्सिटी के 2025 एडमिशन्स के लिए एक डिटेल वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको 5 ईयर्स पास्ट पेपर का सलूशन करवाया जाएगा। और सबसे पहले जो सब्जेक्ट चूज़ किया है वो है फिज़िक्स का। तो फिज़िक्स की अगर कंप्लीट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं एंड यू पीपल आर गोइंग टू टेक योर MUET इन 2025, और अगर आप लोग अपना मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का जो टेस्ट है वो प्री एडमिशन टेस्ट देने जा रहे हैं 2025 के अंदर, और आप MUET के अंदर एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, तो दिस वीडियो इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर यू पीपल एंड दिस चैनल इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल ऑफ यू। सो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल पास एजुकेशन सिस्टम को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक नज़र आएगा। ये जितनी अपडेट्स होती हैं, इनके फॉर्म फिल करना, इनमें स्कॉलरशिप्स वगैरह, इनके अंदर कैसे आप लोगों को कैटेगरी को चूज़ करना है, तो सारी वो चीज़ें हम उधर व्हाट्सएप पे भी शेयर कर रहे होते हैं। और उसके अलावा अगर आपने एक कंप्लीट प्रिपरेशंस करनी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 5 ईयर पास पेपर को सॉल्व करेंगे। एज यू नो ऑल के मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के टेस्ट के अंदर 25 MCQs आप लोगों के फिजिक्स के आते हैं। तो वो अब 5 ईयर्स की अगर है तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 125 MCQs बनते हैं। तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 5 ईयर पास पेपर का सोल्यूशन हम करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखेंगे यू विल फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल फॉर योर MUET 2025, क्योंकि MUET के अंदर पास पेपर की काफ़ी चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। आप किसी भी एंट्री टेस्ट को देखें तो वहाँ पे पास पेपर की काफ़ी चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मेहरान यूनिवर्सिटी के ऊपर हमने केमिस्ट्री की एंड गेम अपलोड की हुई है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं MUET केमिस्ट्री एंड गेम बाई पास एजुकेशन सिस्टम, तो आपको वो शो हो जाएगी। लाजमी तौर पे उसको भी आप समझें, पढ़ें। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री को देंगे। इस वीडियो में हम फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, और फिजिक्स का हम स्पेसिफिकली 5 ईयर के पास पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। कंप्लीट इसको डिटेल के अंदर हम देखते हैं तो ये आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो फिजिक्स की होने जा रही है दैट इज़ एंड गेम नंबर 1 बाई पास एजुकेशन सिस्टम। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग मेरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की एक प्रॉपर स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर को आप लोग सेव कर लें। इस नंबर पे आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है। अगर आप लोगों ने मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उसका प्री एडमिशन टेस्ट अच्छे तरीके से तैयार करना है, और आप उसमें अगर 95% स्कोर करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बने। अब हमारे प्रीमियम बैच की ब्यूटी ये होगी कि इसमें ना सिर्फ आपको MUET के लिए मुकम्मल तैयार करवाया जाएगा, बल्कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर की एक दूसरी यूनिवर्सिटी NED के राउंड 1 के लिए भी मुकम्मल तैयार करवाया जाएगा, राउंड 2 के लिए भी मुकम्मल तैयार करवाया जाएगा। आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस लाइव क्लास में करवाया जाएगा। लाइव क्लास में ऑल सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, साथ वर्कशीट टेस्ट वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, और फिर उनका लाइव क्लास में सोल्यूशन भी करवाया जाएगा। हमारे इस प्रीमियम बैच की ब्यूटी ये है कि इसमें हम जस्ट 6,000 फ़ी आप लोगों को कहते हैं कि यू हैव टू पे, और इस 6,000 में आपको तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जैसे फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट आप लोगों का 7 से 18 जुलाई के बीच में आ रहा है। जीके यूनिवर्सिटी का टेस्ट आप लोगों का 9 to 13 जुलाई आ रहा है। तो इन तमाम टेस्ट की तैयारी भी आपको इस एक प्रीमियम बैच में करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर बहरिया यूनिवर्सिटी का CBT देना चाहते हैं, इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं, हबीब यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप आप अटेन करना चाहते हैं, इसके अलावा IBA का राउंड 2 जो कि 22 जून को हो रहा है, इसके अलावा नस्ट का NET 4 जो कि आपके पास लास्ट ट्राई है। एक चीज़ आप लोगों को बार बार हम बताते हैं कि आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। ऐसा क्या होता है कि पाकिस्तान में 40 to 50% बच्चे हर साल गैप ईयर पे चले जाते हैं, प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता, या प्रॉपर गाइडलाइन मिलती भी है बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। तो थिंग इसके एक्सपेरिमेंट ना करें, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। अगर तो नस्ट NET 4 तैयार करना है, चुप करके हमारे बैच का हिस्सा बने। अगर मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की आप लोगों ने मुकम्मल तैयारी करनी है तो यूट्यूब पे आपको
स्पेसिफिकली ये होगा कि कुछ अरसे बाद वीडियोस मिला करेंगी, मतलब यहाँ पे कमिटमेंट नहीं होती। जब आप हमारे बैच में होते हैं तो वी आर हैविंग अ सॉलिड कमिटमेंट कि आपका सिलेबस इन टाइम खत्म होगा और एक स्केड्यूल में चीज़ें हो रही होती हैं। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने। यूट्यूब पे तो आप लोगों को वीडियो एक आधे सब्जेक्ट की नजर आएंगी, इसके अलावा हमारे चैनल पे आप लोगों को इंशाल्लाह डिटेल में यूट्यूब पे भी सारी चीज़ें नजर आएंगी। लेकिन थिंग इज कि अभी एट अ टाइम तो देखें ना, फिजिक्स चल रही है, फिजिक्स की आपकी वीडियो है, अभी मैथ साथ नहीं है। तो जब हम हमारे बैच में आते हैं तो डेली बेसिस पे सारे सब्जेक्ट्स हो रहे होते हैं, और डेली बेसिस पे उन सब्जेक्ट्स का आप लोगों को सिलेबस कवर करवाया जाता है। तो हमारा बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बने। और अगर आपने एनईडी का ये तैयारी करनी है तो हमारे पास सारी ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह फैकल्टी है जो कि इन यूनिवर्सिटीज़ की एक्सपर्ट है, वो कई सालों से यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करवा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेहरान यूनिवर्सिटी, एनईडी, यूईटी, नस्ट, ये हमारा घर है, हमें पता है इनको कैसे तैयार करवाना है। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप करें, डिटेल लें। और हाँ, अपने जो मार्क्स हैं और अपने जो रिव्यूज़ हैं जब आप पेपर दे के आएंगे, इस नंबर को अभी सेव कर लें, वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें। अपने मार्क्स इस पे आप लोगों ने शेयर करने हैं लाजमी तौर पे। और इसमें आप लोगों ने कोशिश करनी है 90% से ऊपर स्कोर करना है, 95% टॉप करके आप लोगों ने दिखाना है। मैनी मैनी प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब इंशाल्लाह करें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेहरान यूनिवर्सिटी के लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, किन टॉपिक्स को हमें देखना चाहिए। अब ये जो टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स एक्चुअल में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पास्ट पेपर को सामने रखने के बाद, यानी पास्ट पेपर को पढ़ने के बाद उनको सामने रखा, एनालिसिस किया, उसके बाद देखा कि किन में से चीज़ें आ रही हैं, तो वो आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। अब ये कोई मेहरान यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस नहीं है कि ये वाले टॉपिक्स हैं, तो ये आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम की तरफ से गैस है कि इन टॉपिक्स को लाजमी प्रिपेयर करें। तो अब यहाँ पे हम ये इन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं फिजिक्स के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे 11 को स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद मैं 12 को स्टार्ट करता हूँ। तो 11 फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो 11 फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास टॉपिक आ जाता है डायमेंशन वाला और यूनिट वाला। अब जो डायमेंशन और यूनिट है, ये ऑलमोस्ट आप लोगों का हर एक एंट्री टेस्ट में पूछा जाता है। यूनिट की कन्वर्जन्स आ जाती होती हैं। उसके बाद आप लोगों के पास जो प्री फिक्सेस वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनवाइल आप लोगों के पास सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी आप लोगों ने लाजमी तौर पे पढ़ना है, इसको भी डिटेल के अंदर आप लोगों ने देखना है। इसके अलावा आप लोगों के पास वेक्टर वाला चैप्टर सारे एंट्री टेस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज वेल फॉर मेहरान यूनिवर्सिटी। अब इसके अंदर इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और साथ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ से बहुत दफ़ा क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अभी जब मैं आपको पास पेपर सॉल्व करवाऊंगा तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे। उसके बाद वेक्टर की सिंपल मैग्नीट्यूड के अंदर से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, यूनिट वेक्टर के अंदर से क्वेश्चन। जैसे आपको वेक्टर दे के उसका यूनिट वेक्टर पूछा जाता है, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर लिया जाता है वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करके। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं यूनिट वेक्टर के रिलेटेड। उसके बाद फर्दर अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर से चीज़ें आ जाती हैं। अब मेहरान यूनिवर्सिटी में ये होता है कि आपको पता है कैलकुलेटर वगैरह तो आपके पास अलाउ नहीं है। अब हमेशा देखें कि वो टेस्ट हैक्टिक होता है जिसमें टाइम कम है और नंबर ऑफ एमसीक्यू ज़्यादा हैं। तो मेहरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट में 60 मिनट्स आपको ग्रांट किए जाते हैं, 60 मिनट्स आपको अलाउ होते हैं, और इसमें आपको 100 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। एंड डोंट फॉरगेट कि इन 100 एमसीक्यूज़ में मैथ भी है, फिजिक्स भी है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ है कि इसमें कोई इतने ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशंस वाले नहीं होते, लेकिन टाइम वेस्टिंग एमसीक्यूज होते हैं जो कि आपका टाइम वेस्ट कर जाएंगे। उसमें प्रैक्टिस की अगर कमी होगी तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने अपने आप को इस तरह का प्रिपेयर करके जाना है कि टाइम लिमिट कम है। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट इसलिए भी होता है कि इसमें टाइम मैनेजमेंट में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। हमारे बैच में आएंगे तो वहाँ पे तो ईच एंड एवरीथिंग यू आर टॉट, कि आपको एक एक चीज़ बताई जाती है कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे चीज़ों को लेके चलना है। थिंग इज कि अगर 6,000 फी है, अगर तो वो ज्वाइन कर लेते हैं, वन टाइम पे करते हैं, तो उससे अच्छी बात नहीं है। फिर भी अगर आप बैच ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, रिकमेंडेड ये बैच ज्वाइन कर लें। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं, अगर बैच नहीं भी ज्वाइन कर रहे, कि आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है। कोशिश करें बुक के छोटे छोटे न्यूमेरिकल विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करें, छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं इनकी लॉजिक्स बनाएं कि कब वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कब वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। ऐसे सोचें, थोड़ी थिंकिंग पावर बनाएं। अगर उधर सोच
सोचने बैठ के तो टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगा। जैसे बॉडी को ऊपर फेंका जाए, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। अगर कोई बॉडी टॉप टू बॉटम फॉल कर रही है, एक्सेलरेशन नीचे वेलोसिटी नीचे, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो ये वाली चीजें होती हैं। ऐसी चीजें भी पूछी जाती हैं लॉजिकल। खैर, चैप्टर 3 में प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलैयन। अब जो इलास्टिक कुलैयन और इन इलास्टिक कुलैयन है, कौन सी चीज़ कंजर्व होती है और कौन सी चीज़ कंजर्व नहीं होती, तो इस चीज़ों को आप लोगों ने देखना है। काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं होती, इलास्टिक में कंजर्व होती है, और मोमेंटम। और इन इलास्टिक में टोटल एनर्जी मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। खैर, आगे चलें तो हमारे पास वर्क वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्क डन वाला। और यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसके अलावा ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। अगर ग्राफ वाले आए तो वर्क वाला बड़ा फेवरेट है, यहाँ से पूछे जाते हैं मेरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट में। उसके बाद हमारे पास पावर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनर्जी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ हमारे पास रिलेशन है, जैसे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क और पावर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से देखना है। आगे मूव करें तो हमारे पास सर्कुलर मोशन आ जाता है। सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर पूरा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाजमी तौर पे आप लोगों ने करना है। इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसके अलावा रियल और अपेरेंट वेट, रियल एंड अपेरेंट वेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब केसेस के अंदर थोड़ा सा अगर आपको मैं ब्रीफ करूँ ना, जैसे एक हमारे पास एलिवेटर है। एलिवेटर में एक स्प्रिंग बैलेंस है, और इस स्प्रिंग बैलेंस पे आप लोग खड़े हैं, और ये एलिवेटर अगर ऊपर की तरफ मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब जरा सोचें, वैसे कॉमन चीज़ है कि जब आप सोचें ना कि जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपको आपका वेट ज़्यादा फील होता है, यानी कि जो रियल वेट होता है उससे ज़्यादा फील होता है, और एक्चुअल में तब स्प्रिंग बैलेंस पे वहाँ पे वेट ज़्यादा फील हो रहा होगा। लेकिन ये क्या रियल आपका वेट है? ये तो अपेरेंटली आपको शो हो रहा है, उस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए शो हो रहा है, क्योंकि एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो थिंग इसके, इसको अपेरेंट वेट कहते हैं, जो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है, और ये इंस्टेंट वेट होता है। ये मोमेंटल आप लोगों का वेट होता है, ये उस मूवमेंट के लिए होता है, टेम्परेरी वेट शो होता है, रियल में नहीं होता। अब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, जो टेंशन की फोर्स है, टेंशन फोर्स यहाँ पे ज्यादा, वेट में से माइनस करेंगे तो ये नेट फोर्स आएगी, एक ये केस बनता है। इसी तरह अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो आपको थोड़ा सा फील होता है आप लाइट वेट हैं। जैसे अगर आप कहीं पे झूले ले रहे हैं, ड्रैगन वगैरह, तो जब वो नीचे की तरफ मूव करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये नीचे की तरफ मूव करता है, तो एकदम से लगता है कि वी आर लाइक वेटलेस। तो ऐसा एक्चुअल में हो रहा होता है, फील तब ये होता है। लेकिन क्या रियल में हमारा वेट जीरो होता है? नो, रियल में नहीं होता। तो अब इसमें वेट हमें क्या है, वेट में से टेंशन माइनस करेंगे तो आपके पास नेट फोर्स आती है। उसके बाद अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो वो प्योरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मदद से नीचे आ रही होती है, उस पर ग्रेविटी डायरेक्ट एक्ट कर रही होती है, नो टेंशन। तो टेंशन की फोर्स जहां पे भी जीरो होगी, वहां पे याद रखें फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल बॉडी करते हैं। तो ये कुछ इस तरह के केसेस हैं, ये आप लोगों से पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ से आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो बनाई जाती है वो स्पिन मोशन से बनाई जाती है, स्पिन मोशन ऑफ अर्थ जैसे। जैसे अब सेटेलाइट हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं, वो जाते हैं उधर ऊपर, तो वहाँ पे तो ग्रेविटी नहीं है, तो वो जिस सेटेलाइट में होते हैं तो वहाँ पे बेसिकली वो स्पिनिंग कर रहे होते हैं, और स्पिनिंग से आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है। एक और भी चीज़ याद रखनी है, सर्कुलर मोशन से भी हो सकती है, लेकिन जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस की जाती है ये स्पिन मोशन ऑफ जो सेटेलाइट है वो उससे प्रोड्यूस होती है, और वहां पे कूलिंग भी बनती है, कूलिंग कॉज होती है। ये भी एमसीक्यूज आए हुए हैं, तो ये सारे आपको फैक्टर्स बताऊंगा जहां से पूछे गए। उसके बाद चैप्टर नंबर, अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो हमारे पास दो थ्योरम हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। और एक हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम है। बर्नौलीज थ्योरम कहता है, कोई एक हमारे पास पाइप है, अब उस पाइप के दो आप लोग स्पेसेस को इमेजिन कर लो। एक स्पेस में आपका एरिया ज़्यादा है, और आप लोगों के दूसरे स्पेस में एरिया कम है। अब ज़रा देखें, पानी का जो टैप होता है, जो शॉवर के लिए यूज़ किया जाता है, या नॉर्मल जो टैप होते हैं, एक ये टैप है और एक ये टैप है। अब इसमें आपको पता है शॉवरिंग होती है, एरिया ज़्यादा है और वाटर की वेलोसिटी कम है, तो जहाँ पे एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे वेलोसिटी कम होती है।
और गार्डनिंग के लिए पाइप यूज करते हैं, उसकी नोजल को आगे से अक्सर देखा होगा। लॉजिक हम अप्लाई कर रहे होते हैं, रीजन पता है या नहीं पता वो अलग बात है, लेकिन आपको पता है अगर उसका प्रेशर बढ़ाना है तो नोजल को आगे से प्रेस किया जाता है। अब उसका हम एरिया कम कर रहे होते हैं ताकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो। तो ये बेसिकली किस प्रिंसिपल के मुताबिक है, ये कौन सा लॉ, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। A1 V1 = A2 V2। हाँ, एरिया जहाँ कम वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा, जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ वेलोसिटी कम, ओवरऑल प्रोडक्ट इनका कांस्टेंट है। और ये वॉल्यूम फ्लो के इक्वल होता है V/T, जिसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये भी एमसीक्यूज पूछा जाता है। अब बर्नौली थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर कोई एक, आप यहाँ पे पॉइंट इमेजिन करो, यहाँ पे प्रेशर और जो काइनेटिक एनर्जी, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये हमारे पास हमेशा इसका जो सम होगा ये हमेशा हमारे पास कांस्टेंट होगा। ये हमारे पास है बर्नौली थ्योरम। इसके अलावा एक और चीज याद रखनी है, जहां पे गैस का प्रेशर ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे एक ट्रेन गुजर रही है, यहाँ पे ट्रेन गुजर रही है तो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल एस्केप कर जाते हैं। तो साइडों पे प्रेशर गैस का ज़्यादा होता है, तो वो साइडों से प्रेशर इधर को आता है, मूव करता है लो से हाई के, हाई से लो की तरफ। तो इसलिए कहते हैं कि जब ट्रेन फास्ट मूविंग है तो उसके करीब भी नहीं खड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेशर हाई से लो की तरफ मूव करता है, और जहां से ट्रेन गुजर रही है वहां पे एयर पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है, प्रेशर कम हो गया। क्यों प्रेशर कम हुआ है? क्योंकि वहां से ट्रेन गुजरी है तो वो सारे के सारे जो इस तरह के ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्केप हो गए हैं, तो वो फिर प्रेशर हाई से लो मूव करता है। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाता है SHM वाला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला। इसमें टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2π × L/G। अब यहाँ से ये फैक्टर पूछे जाते हैं एक फ्रीक्वेंसी के बारे में, 1/2π × G/L। जैसे अगर कराची की बात करें, लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें और K2 की बात करें, अब दो अलग अलग चीज़ें हैं, चार अलग अलग चीज़ें हैं। अब कराची आपको पता है सी लेवल पे है, इससे ज्यादा हाइट पे लाहौर है, लाहौर से ज्यादा हाइट पे इस्लामाबाद है, और इस्लामाबाद से ज्यादा हाइट पे K2 है। अगर इन चारों जगहों पे टाइम पीरियड को भी मैयर करें और फ्रीक्वेंसी पे, तो क्या डिफरेंस होता है? ये सेम कॉन्सेप्ट आपका नस्ट में भी रिपीट होता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे भी कर रहा है। अब लेंथ तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने जा रही, ग्रेविटी चेंज होगी। तो जब आप ग्रेविटी को ऐसे चेंज करेंगे कैसे भला? अब जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे मूव करते हैं ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है। अब सोचें, K2 पे जाके हमने टाइम पीरियड मैयर किया है तो ग्रेविटी कम, तो हमारे पास से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड ज्यादा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी किधर ज्यादा होगी? जरा सोचें, फ्रीक्वेंसी ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कराची में ग्रेविटी ज्यादा कंपैरेटिवली बात हो रही है। अब इतना कोई फर्क नहीं है, सिटीज टू सिटीज जाएंगे ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं है। कंपैरेटिवली जब बात करेंगे तो डिफरेंस बिल्कुल माइन्यूट सा भी कंसिडर होगा। तो कराची में ग्रेविटी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली K2, तो इस वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा, लेकिन टाइम पीरियड यहाँ पे कम होगा। क्यों? कराची सी लेवल पे है तो यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा, तो टाइम पीरियड कम लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा। उसके बाद आगे हम मूव करें तो हमारे पास चैप्टर्स आ जाते हैं वेव्स वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेव वाले चैप्टर में आपके तीन टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है स्पीड ऑफ साउंड और उसके इफेक्ट। दूसरा आपके पास आ जाता है स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स या जिसको स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं, स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। और तीसरा आपके पास आ जाता है डॉपलर्स इफेक्ट। अब इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है, ये तीनों टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है जो फिजिक्स ऑफ ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिकल फिजिक्स है। अब जो ऑप्टिक्स वाला हमारे पास चैप्टर है लाइट के रिलेटेड, अब इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट YDSC आ जाता है, एक हमारे पास इंटरफेरेंस वाला आ जाता है, एक हमारे पास न्यूटन रिंग आ जाता है, और एक हमारे पास हाइजेंस प्रिंसिपल है। यहां से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए प्रीवियस ईयर में से। चैप्टर 10 की बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से मैग्निफिकेशंस है, और कुछ ना भी पढ़ के जाएं तो हर एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी मैग्निफिकेशन पढ़ के जाएं। और ये भी पढ़ के जाएं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा आईपीस की और टेलीस्कोप में, तो इस तरह के कंपैरिजन पढ़ के जाएं। साथ में ऑप्टिकल फाइबर वाला टॉपिक लाजमी तौर पे पढ़ के जाएं।
उसके बाद आप लोगों के पास चैप्टर 11 आ जाता है। चैप्टर 11 थर्मोडायनामिक्स का है, और ये सारे एंट्री टेस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सबसे ज़्यादा, अगर मैं एमयूईटी की बात करूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर से चीज़ें पूछी जाती हैं। हीट प्रोवाइडेड टू सिस्टम विल अपीयर इन टू सेंसेस। एक आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दूसरा वर्क डन बाई सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखना है, और ये सारा एज अ कन्वेंशन होता है वर्क डन बाय सिस्टम, कि इसको पॉजिटिव लिया जाता है या वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव, ये एज अ कन्वेंशन यूज होता है। ए लेवल एफएससी की बुक्स में भी अलग अलग है, और कंट्री टू कंट्री भी। उसके बाद यहाँ पे एफिशिएंसीज आ जाती हैं, एफिशिएंसीज वगैरह कार्नो इंजन की नियरली 100%। उसके बाद जो सिंक 0 केल्विन पे 100%। उसके बाद पेट्रोल इंजन की जो होगी वो 25 to 30%। उसके बाद डीजल इंजन की 35 to 40%। तो ये एफिशिएंसीज भी याद रखनी है। तो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम योर 11 फिजिक्स। उसके बाद फर्दर मूव करें तो 12 फिजिक्स है। अब 12 फिजिक्स में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? 12 फिजिक्स में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 12, जिसके अंदर कैपेसिटर वाला हमारे पास टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप लोगों को कैपेसिटर का सारा नो हाउ होना चाहिए, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी यहाँ पे ही आ जाता है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग, जैसे आर सी की वैल्यू ज़्यादा है, तो टी की मतलब ज़्यादा वैल्यू, तो इसका मतलब है लो चार्जिंग हो रही है, स्लो हो रही है। अगर आर सी का फैक्टर कम है तो फास्ट चार्जिंग है। ठीक है, तो हमें ऐसा चाहिए होता है जो चार्जिंग फास्ट करे लेकिन डिस्चार्जिंग स्लो करे, ऐसा कैपेसिटर चाहिए होता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कूलम फोर्स के रिलेटेड आ जाता है। एफ इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि हमारे पास एप्सिलन आर, ये हमारे पास होता है, दैट विल बी एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। एक हमारे पास इधर आ जाता है एप्सिलन आर इक्वल टू सी मीडियम अपॉन सी वैक्यूम। अब आपने एक डिफरेंस नोट किया होगा, यहाँ पे जो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक है, ये मीडियम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर मीडियम रखेंगे तो कूलम फोर्स कम होगी, और कैपेसिटर के केस में अगर मीडियम रखेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। ये दोनों को कंपैरेटिवली याद रखना है, फायदा होगा इस तरह याद रखने में। उसके बाद हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लाजमी तौर पे इसको आप लोगों ने पढ़ना है अच्छे तरीके से। इसमें रेजिस्टेंस वाली सारी वेरिएशंस को पढ़ें, रेजिस्टिविटी वाली सारी वेरिएशंस को पढ़ें। रेजिस्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। ये नेचर ऑफ मटेरियल होती है, कि वो जिस मटेरियल की बनी है ये उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ये 10⁻³ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होती है। उसके बाद यहाँ पे सुपर कंडक्टर हमारे पास आ जाते हैं, थर्मिस्टर्स आ जाते हैं। सुपर कंडक्टर जो होते हैं उनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, या जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं। अब याद रखें हमारे पास क्या रेजिस्टेंस को, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या रेजिस्टेंस हर एक कंडक्टर की बढ़ती है? आंसर इज नो। जो हमारे पास नॉर्मल कंडक्टर होते हैं उनका ऐसा होता है, क्योंकि उनका अल्फा पॉजिटिव होता है। अगर तो उनका ये अल्फा यानी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये नेगेटिव होगा, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अब ऐसा किया जाता है जैसे हैवी मशीनरीज होती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस होनी है। अब हीटिंग में टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, सर्किट ओवरलोड हो सकता है। तो उनको फिर कैसे बनाया जाता है, उनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किया जाता है टू सेट देयर क्रिटिकल टेम्परेचर, ताकि जितना वर्कलोड ज़्यादा होता जाएगा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और उससे उनका अल्फा नेगेटिव होता है तो उतना ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि पूरा सिस्टम जो है वो आइसोलेट रहता है, वो ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 14 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला। इसमें से आप लोगों ने चैप्टर 15 को भी अच्छे से पढ़ लेना है। साथ गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाई जाती है, वो भी याद रखना है, RS। उसके बाद आई हमारे पास रेंज ऑफ एमीटर होता है, वो सारे फैक्टर्स पढ़ने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जैसे IG RG/I - IG होता है, तो ये हमारे पास आई एमीटर की रेंज है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर 16, वहाँ पे RLC सीरीज सर्किट रेजोनेंस वाला आ जाता है कॉन्सेप्ट, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे रेजोनेंस के ऊपर सर्किट रेजिस्टिव होता है RLC सीरीज सर्किट, क्योंकि रिएक्टर्स ऑफ कैपेसिटर इंडक्टर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, और पावर फैक्टर होता है कॉज ऑफ थीटा। अब रजिस्टर के अंदर तो वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होते हैं, एंगल जीरो बनेगा तो कॉज ऑफ जीरो 1 होता है, तो ये वजह है कि पावर फैक्टर 1 लिया जाता है। चैप्टर 17 बड़ा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेन एनर्जी वाला, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। चैप्टर 18 लॉजिक गेट्स वाला है, रेक्टिफिकेशन वाला है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, लाजमी पढ़ें। चैप्टर 19 में तीन टॉपिक्स हर हाल में पढ़ के जाएं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। उसके अलावा एक्सरे लेजर वाला टॉपिक चैप्टर 20 में है, उसको लाजमी तौर पे पढ़ के जाएं। चैप्टर 21 के अंदर आइसोटोप्स है, आइसोबार्स है, आइसोटोन्स हैं, लाजमी पढ़ के जाएं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर MUET 2025। मैंने डिटेल के अंदर आपको टॉपिक समझाए हैं। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस पे मजीद अब चीज़ें नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब आपको नो आउ हो चुकी है। अब ये चीज़ें तो बड़ी कमाल की थी जो हमने डिस्कस की हैं। अब हम चलते हैं ओरिजिनल MCQs की तरफ, जो MUET के अंदर पूछे गए। अब ये सारे के सारे MCQs हैं, और सबसे पहले ये आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, जिसमें आपको एक कंप्लीट डिटेल वीडियो मिल रही है, जिसके अंदर आप लोगों को 5 ईयर के पास्ट पेपर मिल रहे हैं। 5 ईयर पास्ट पेपर आप लोगों को मिल रहे हैं। इसी तरह ये आप लोगों के लिए इंशाल्लाह और भी पास पेपर की सीरीज लेके आएंगे। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल क्यू विद मास m एंड वेलोसिटी v मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई। अब सीधा सा क्वेश्चन उसने यहाँ से फॉर्मूला के अंदर से पूछा हुआ है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r इज इक्वल टू p अपॉन क्यू b के इक्वल होता है, और p आपको पता है एम वी के इक्वल होता है, तो ये एम वी अपॉन क्यू बी हमारे पास आ जाता है। तो ये रिलेशन हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ये रिलेशन हमें सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिलता है। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि रोंचन इज द यूनिट ऑफ, रोंचन किसका यूनिट होता है? दैट इज एक्सरेज एक्सपोजर। एक्सरे एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि कितनी ज़्यादा एक्सरेज हमारे पास मौजूद हैं किसी पर्टिकुलर स्पेस में। अब आपको एक चीज़ का तो पता होना चाहिए, कैसे? एक्सरे और गैमा रेज। अब इनको कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक्सरेज आयोनाइजेशन ज़्यादा करते हैं, गैमा रेज आयोनाइजेशन नो, जीरो, क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन ज्यादा है। तो अब जहां पे एक्स रेज है वहां पे आयोनाइजेशन तो होगी, और आयोनाइजेशन हो रही है तो दैट इज इंडिकेटिंग एक्स रेज एक्सपोजर, ये एक्सरे के एक्सपोजर को बता रहा है। तो अब आप उसको कैसे काउंट करोगे? कि आप 100 बोलोगे? तो उसके लिए रोइंटजन का यूनिट यूज किया जाता है कि एक्सरेज एक्सपोजर हमारे पास क्या है, इतने रोइंटजन है। तो इसलिए यहाँ पे जो एक्सरे का एक्सपोजर है उसके लिए ये यूनिट यूज किया जाता है। जनरल इंफॉर्मेशन बेस है, इसको लाजमी तौर पे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ लॉन्गर देन विजिबल लाइट? विजिबल लाइट से ज्यादा किन की होती है? तो याद रखिएगा हमारे पास विबग्योर का फैक्टर आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ पे दो चार चीजें आप लोग नोट करें। अगर तो एरो रेड की साइड पे जा रहा है तो यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, एनर्जी कम होती है। अगर एरो वॉयलेट वाली साइड पे जा रहा है तो वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ कम का मतलब है फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। मजे की बात है, रेड से ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? इंफ्रारेड की होती है, इंफ्रारेड की। और वॉयलेट से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? अल्ट्रा वॉयलेट की। अल्ट्रा वॉयलेट से ज्यादा फिर एक्स रेज की, गैमा रेज की, इस तरह करके चलती है। तो थिंग इसके हमारे पास विजिबल लाइट कौन सी है? वो ये रेंज है विबग्योर। अब ये जो विबग्योर है ये विजिबल लाइट की रेंज है, जो कि 7 कलर पे कॉन्सिस्ट करती है। इससे ज्यादा वो वेवलेंथ पूछ रहा है। अभी जरा क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद वेवलेंथ लॉन्गर देन विजिबल लाइट? अब मुझे बताएं, विजिबल लाइट तो हमारे पास क्या है? विबग्योर है। तो इससे ज्यादा वेवलेंथ किस में आ रही है? अभी बताया, दैट इज इन इंफ्रारेड। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा? इंफ्रारेड होगा। ये देखें, अभी मैंने आपको ये लिख के बताया। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा? दैट विल बी इंफ्रारेड। तो इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज। अब एंगल हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट को। अब डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का कैसे होता है मैक्सिमम? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा उसकी डायरेक्शन के साथ एसोसिएटेड है। भाई आप लोग जानते हैं अगर कॉस ऑफ जीरो होगा तो ये 1 है, तो ए बी मैक्सिमम आया। सो एंगल शुड बी 0 डिग्री, सो दैट टू मेक स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैक्सिमम। अब नॉन जीरो क्यों बोला जा रहा है? भाई अगर तो ए की मैग्नीट्यूड ही जीरो है फिर तो होना ही जीरो जा रहा है ना सारी चीज। तो वेक्टर नॉन जीरो होने चाहिए, ये की वर्ड है, इसको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हेन अ फास्ट मूविंग ट्रेन सडनली स्टॉप्स पैसेंजर्स स्टैंड टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू। अब हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जो डेफिनेशन पड़ी हुई है, इनर्शिया ऑफ ए इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कि अगर आप कहीं पे बैठे हुए हैं तो आप पे फोर्स लगाई जाए तो आप मूव नहीं करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। वो बेसिकली इनर्शिया रेजिस्ट करता है। जैसे गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, अचानक से ब्रेक लगी, आगे क्यों जाते हैं? क्योंकि इनर्शिया फ्लो को मेंटेन रखने की कोशिश करता है, वो अपने अंदर चेंज लेके आने ही नहीं देता। हाँ, चेंज आ जाती जरूर है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो कोशिश करता है कि उसके अंदर चेंज ना आए। और इसमें मैस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनर्शिया के अंदर। जितना मैसिव बॉडी होती है उतना उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। तो भाई वो हम आगे की तरफ जो मूव करते हैं वो किसकी वजह से मूव करते हैं? इनर्शिया की वजह से। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम ये वाली वैल्यू टू ये वाली वैल्यू इन 5 सेकंड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट विल बी। टॉर्क की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है। टॉर्क हमारे पास कितना होगा? अब यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन ढूंढना है कि टॉर्क पूछा गया है, एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो डेल्टा एल लिखूंगा, और उसके बाद टाइम भी आ रहा है, तो क्या ऐसा रिलेशन है? बिल्कुल है। एक रिलेशन हमारे पास होता है, टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। क्या आप लोगों ने लीनियर मोशन में ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अब कुछ ना चीजें हैं, जैसे लीनियर मोशन में फोर्स जो रोल प्ले करती है, एंगुलर में वही रोल टॉर्क प्रोड्यूस करता है। लीनियर मोशन में जो मैस रोल प्ले करती है, ठीक है, वही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर में प्ले करती है। इसी तरह जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। जिस तरह लीनियर मोशन में डिस्टेंस आ जाता है या डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर में थीटा आ जाता है, फेज एंगल। अब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू टॉर्क, और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये कंपैरिजन करके बता रहा हूँ ताकि किसी तरह का डाउट ना रहे। तो भाई टॉर्क निकालना है। अब सो सिंपल, यू कैन इजीली कैलकुलेट योर टॉर्क। मोमेंटम इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम 150 टू 50, सो वी विल कीप 50 माइनस 150। कीप रिमेंबर इन योर माइंड्स कि जो लास्ट वैल्यू वो पहले लिखेंगे ना, L2 माइनस L1 होगा, डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा? -100 डिवाइडेड बाई 5। 100/5 कितना होता है? 20। लेकिन साथ में माइनस भी तो आएगा ना। अब टॉर्क है तो टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है, भूल जाए तो याद रखो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। आर का मीटर डिस्टेंस है ना, एफ का न्यूटन, तो न्यूटन मीटर। तो -20 न्यूटन मीटर कहीं पे दिख रहा है? बिल्कुल, डेल्टा ऑप्शन में। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब स्टैंडर्ड एसआई यूनिट क्या है भाई? किलोमीटर पर और भी यूनिट होता है, माइल्स पर और भी है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी है, लेकिन मीटर पर सेकंड स्टैंडर्ड एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, कि कांस्टेंट वेलोसिटी इंप्लाइज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड विच इज। अब ये किसको शो करता है? यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन को शो करता है। क्यों भाई? उसने खुद ही वर्ड कांस्टेंट का शो कर दिया, तो कांस्टेंट में मतलब क्या होगा? अच्छा, अब ये सी और डी तो हो ही नहीं ना सकते, एक्सेलरेटेड क्या होंगे? भाई एक्सेलरेटेड तो तब होंगे ना। एक्सेलरेशन क्या होता है बताएं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो भाई जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा? तो इसलिए एक्सेलरेटेड तो नहीं हो सकता। और सर्कुलर क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, तो सर्कुलर वाला भी नहीं हो सकता। तो एक ऑप्शन बचता है, बी ऑप्शन, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, दैट इज मोशन along a straight line. Moving next question, we having the force per unit charge। इसको लिख लें। फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है? F अपॉन क्यू। एक्सपीरियंस बाई अ टेस्ट चार्ज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। अल्फा ऑप्शन इज गोइंग टू बी राइट ऑप्शन। वाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और ये फोर्स पर यूनिट चार्ज लगाता कौन है? ये वो सोर्स चार्ज लगाता है। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन। अब आपको पता होना चाहिए कि एक लाइमन सीरीज होती है हमारे पास, एक बाल्मर है, एक पास्चन है, एक ब्रैकेट है, एक पी फंड है, और एक हमफ्रीज है। अब लाइमन सीरीज की जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रीजन में जाती है, बाल्मर की विजिबल रीजन में जाती है, बाकी इन चारों की इंफ्रारेड में जाती है।
तो लाइमन तो अल्ट्रा वायलेट में जाएगी, बाल्मर तो विजिबल रीजन में जाएगी, पास्चन और ब्रैकेट इनकी हमारे पास इंफ्रारेड रीजन में जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे लाइमन, बाल्मर और पास्चन, तो पास्चन को हम पहले चूज करेंगे, ये इंफ्रारेड रीजन में यहाँ से स्टार्ट होगा। सो सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर कॉम्पटन शिफ्ट। अब हमसे कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि कॉम्पटन शिफ्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो जो हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट होती है वो हमारे पास होती है डेल्टा लैम्डा, और डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इनटू 1 - cos ऑफ थीटा। और यहाँ पे आपको पता है कॉन्ट्रा शिफ्ट मैक्सिमम होती है 180 डिग्री पे। अगर कॉज ऑफ जीरो हो जाएगा तो 1 - 1 - 1 0, तो सारी चीज जीरो। और 90 पे ये कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल। तो एच अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 - cos ऑफ थीटा सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गैल्वानोमीटर के रिलेटेड। जैसे मैंने आपको बताया था गैल्वानोमीटर वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। A galvanometer with resistance 25 ohm give full scale deflection at current 10 ampere. To convert it into voltmeter with a range of 100 volt, a resistor R should be connected in series. बिल्कुल R सीरीज में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है। अच्छा, अब ये दो चीजें बड़ी मजे की हैं। गैल्वानोमीटर को एम मीटर में भी कन्वर्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर में भी किया जाता है। एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट लगाई जाती है जो कि पैरेलल में लगाते हैं, और एम मीटर खुद सीरीज में लगता है। गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो रेजिस्टेंस लगाना पड़ती है वो सीरीज में लगती है, लेकिन वोल्ट मीटर खुद पैरेलल में लगता है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और इसका फंक्शन ही होता है वोल्टेज मेजर करना। आगे हमारे पास है द वैल्यू ऑफ आर विल बी, वैल्यू ऑफ आर हमारे पास कितनी होगी। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। हमारे पास एक रिलेशन होता है जो हम वोल्ट मीटर के लिए यूज करते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू IGRT। ये हम इसको यूज करते हैं जो हमने रेजिस्टेंस को लगाया होता है, V इज इक्वल टू IG × RT। ये हम यहाँ पे यूज करते हैं, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप लोग इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करें तो वोल्टेज हमारे पास कितना आ रहा है, 100 वोल्ट आ रहा है। अब 100 वोल्ट है और उसके बाद जो करंट है वो 10 मिली एम्पेयर है। अब 10 मिली एम्पेयर को अगर हम डिवाइड करेंगे और एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 0.01 एम्पेयर बनेगा। 0.01 बनेगा। अब इसकी जगह पे हम कितना लिखेंगे, दैट इज गैल्वानोमीटर, ये R T हमारे पास R + 25 आ जाएगी। अब यहाँ से इस R को आप लोगों को साइड पे करना है, ये इसको आप इधर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास R कितना बन जाएगा, R विल बी, ये उधर डिवाइड होके 10,000 बना, -25 ये प्लस हो रहा है। तो R की वैल्यू कितनी बनी, ये हमारे पास 9975 बनी। तो ये हमारे पास कहाँ पे होगा, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेटर एट पोल्स। ये पोल्स पे क्या होता है, ग्रेटर होता है, ग्रेटर एट पोल्स। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इज एक्सप्रेस बाय इक्वेशन। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है कि वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, या वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव अ रीजन वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर स्प्रेड अपार्ट एंड प्रेशर इज लोअर देन द सराउंडिंग प्रेशर इज कॉल्ड। तो अब प्रेशर लोअर है और सराउंडिंग प्रेशर को फिर क्या बोलेंगे, तो भाई प्रेशर लो है तो सराउंडिंग को हम बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन बोलेंगे। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ये आपकी एग्जैक्ट बुक लाइंस आ रही हैं। फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म बाय डोपिंग एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विथ। अब हमारे पास डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि सेमीकंडक्टर यानी ग्रुप 4A के अंदर हम डोपिंग करते हैं। अगर तो इसके अंदर ट्राईवैलेंट को एटम को ऐड करते हैं, ट्राईवैलेंट एटम को ऐड करते हैं जैसे एल्यूमिनियम वगैरह, गैलियम वगैरह, तो हमारे पास बनता है पी टाइप। और अगर हम इसमें पेंटावैलेंट को ऐड करते हैं तो पेंटावैलेंट ऐड करने से बनता है एन टाइप। तो भाई यहाँ पे उसने पूछा हुआ है इंट्रिंसिक पी टाइप बनाना है, तो ट्राईवैलेंट को एटम को ऐड करेंगे ना, ट्राईवैलेंट
एटम को ऐड करेंगे ना। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन, अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। और इम्प्योरिटी कम ऐड करनी होती, इतनी ज्यादा नहीं कि उसकी नेचर ही चेंज हो जाए। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का एसआई यूनिट हमारे पास क्या होता है? प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल, और ये हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल बोथ ए एंड बी, सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी विल बी मीटर पर सेकंड, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है, फॉर अ कन्वेक्स लेंस विच कलर ऑफ विजिबल लाइट हैज द शॉर्टेस्ट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ सबसे शॉर्टेस्ट किसकी होती है? वो हमारे पास वॉयलेट की होती है। वॉयलेट की फोकल लेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होती है। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? प्लैंक्स इक्वेशन है ना, प्लैंक्स इक्वेशन में से क्वेश्चन पूछा गया। प्लैंक्स इक्वेशन कहता है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ के है, और E इज इक्वल टू एच एफ। तो हमारे पास यहाँ से जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंसी को V से, और स्पीड को C से, और फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी को F से, और स्पीड को V से। द एरिया अंडर अ ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर हो तो इसके अंडर एरिया कैसे निकालते हैं? इसका एक शॉर्टकट याद रख लो। जब भी स्लोप निकालनी है ना, तो y और x को डिवाइड कर लो। जब एरिया निकालना है तो x और y दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो एफ डॉट डी किसको बताता है? वर्क को बताता है। सो राइट ऑप्शन विल बी वर्क डन, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय। अब आपको पता ही है टॉर्क का फॉर्मूला हमसे सिंपल पूछ रहे हैं। अब टॉर्क हमारे पास क्या होता है? टॉर्क तो सिंपल हमारे पास होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और आप इसको क्या लिख सकते हो? दैट विल बी आर एफ साइन ऑफ थीटा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन टाइटेनियम न्यूक्लियस H13। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन टाइटेनियम न्यूक्लियस, जो हमारा ट्रीटियम न्यूक्लियस, एक प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम न्यूक्लियस इज, इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमारे पास कितने होंगे? तो न्यूक्लियॉन्स में तो कितनी चीजें हैं? तीन है। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two electron is directly proportional to। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? ये हमारे पास होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इनके दरमियान डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस के तो नहीं होगी, लेकिन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज बाय डिसलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज द इनवर्स ऑफ। अब जो हमारे पास एक्स रेज प्रोडक्शन है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस होता है। वाई? एक्स रेज होता है कि हमारे पास फोटॉन्स का बेसिकली, एक्सरेज में हम बेसिकली क्या करते हैं? फोटॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और फोटॉन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? फॉर एग्जांपल, वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी टू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू फोटोन। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? उसमें हम फोटोन से आगे करंट को प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को। तो दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं। तो इसलिए हमारे पास एक्सरे किसका रिवर्स प्रोसेस होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए टिपिकल मेटल इज। जो रेजिस्टिविटी होती है हमारे पास वो क्या करती है? रेजिस्टिविटी एक्चुअली इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन होगा ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। रेजिस्टिविटी बेसिकली हमारे पास क्या होती है? टेम्परेचर को बढ़ाने से, ठीक है, उससे हमारे पास क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, उसकी नेचर होती है। और किसी भी मटेरियल को आप मेल्ट करके उसकी रेजिस्टिविटी को ऐसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद एसआई यूनिट, हाँ डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? दैट इज टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक इंडक्शन को भी बोला जाता है, और मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड को भी बोला जाता है, जिसको हम बी कहते हैं। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? टेस्ला।
या ये और किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, ऐसा ही है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर के भी इक्वल होता है। तो खैर यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाई अ करंट आई कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया ए एंड एन नंबर ऑफ टर्न्स प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड बी इज। अब सिंपल इज दैट, ये हमसे पूछ रहा फॉर्मूला हमारे पास टॉर्क का, तो टॉर्क हमारे पास होता है NIAP, दैट विल बी इन बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डेल्टा टी नॉट इज अ प्रॉपर टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल डेल्टा टी measured by an observer moving with velocity v relative to the frame where delta t naught is measured of। अब सिंपल इज दैट हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी t इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन में 1 - v² अपॉन में c²। सो दैट विल बी इन बीटा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एक दफा सारे क्वेश्चंस के आंसर को लाजमी पढ़ लें, कि बाकी में कहीं पे कोई थोड़ा चेंज करके बोथ ए एंड बी वाला हिसाब ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद, मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जो किसको डील करती है, ये बेसिकली डील करती है फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी एंड देयर मोशंस। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है। क्या लाइट को नहीं, बिहेवियर ऑफ मैटर, एनर्जी ऑफ एटॉमिक लेवल नो, स्टडी ऑफ हीट ऑफ टेम्परेचर नो। उसके बाद हमारे पास द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर हैज द डायरेक्शन दैट इज, नेगेटिव ऑफ वेक्टर की डायरेक्शन बेसिकली क्या होती है, ये तो ऑपोजिट होती है टू ओरिजिनल वेक्टर। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, when the velocity of an object decreases with time its acceleration is, acceleration तो नेगेटिव होगा, उसको डिसलेरेशन बोला जाता है। सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन UCM जिसको बोला जाता है, इसके अंदर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड। याद रखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स में होता क्या है, एक नॉर्मल स्ट्रेट पाथ होता है, इस पे एक फोर्स सेंटर की तरफ लगती है जिससे ये नॉर्मल स्ट्रेट पाथ बेंड हो जाता है। फिर एक सेंटर पे फोर्स लगती है, ये फर्दर बेंड हो जाता है। फिर एक सेंटर पे फोर्स लगती है तो ये फर्दर बेंड हो जाता है। फिर एक सेंटर पे फोर्स लगती है तो ये फर्दर बेंड हो जाता है। ऐसे एक दोबारा सेंटर की तरफ फोर्स लगती है, ये दोबारा बेंड हो जाता है। फिर सेंटर पे फोर्स लगती है तो फिर ये बेंड हो जाता है। फिर सेंटर पे फोर्स लगती है तो ये दोबारा से बेंड हो जाता है। और फिर सेंटर पे फोर्स लगती है तो ये दोबारा से बेंड होके इसी तरह अपना सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करता है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि सेंटर की तरफ हमेशा फोर्स लगती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और जिधर को फोर्स लग रही होती है उधर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, and acceleration is actually directly proportional to force along that same direction। हाँ, फोर्स लग रही है एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट इस केस में एक्सेलरेशन पूछा गया तो एक्सेलरेशन उधर ही होगा जिधर फोर्स लगी हुई है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इधर फोर्स लगी इधर ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग दैट इज स्टेट ऑफ, अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा है तो उसको स्टैटिक बोलेंगे ना, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो है तभी तो चेंज नहीं कर रहा है। ऐसे ही है ना। तो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस एरिया आर इज गिवन बाई। अब डेप्थ में अगर जी हमें फाइंड आउट करना हो ना तो उसका एक रिलेशन होता है हमारे पास, GD, दैट विल बी G इंटू 1 - D/R, ये हम यूज करते हैं। गॉट इट। अब यहाँ पे ये हमें कहाँ पे दिख रहा है, दैट इज इन बीटा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 37। The displacement of a mass undergoing simple harmonic motion attached to a spring can be represented by। अब जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है उसको हम किस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो याद रखिएगा हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके ऊपर, किसी इंटरवल टी पे, दैट विल बी x × t। और उसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी a cos ऑफ थीटा। ठीक है। अब थीटा की जगह पे तो ओमेगा टी भी लिखा जा सकता है, तो ए कॉज ऑफ ओमेगा टी भी तो हो सकता है। अब इसमें कुछ चेंजिंग्स एंगल ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन सकता है, फेज एंगल, ए कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव।
तो ये हमें कहाँ पे दिख रहा है? दैट इज इन सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन विल बी बेस्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म विल बी। इमेज कैसी होगी? तो याद रख लें, जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर पे रखा जाए, फोकल पॉइंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस पे रखा जाए, तो इमेज हमारे पास बनेगा दैट विल बी विर्चुअल। इमेज विर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मैग्निफाइड होगा। मैग्निफाइड। तो ये हमें कहाँ पे दिख रहा है? दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन, विर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ थर्मोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट हैज। थर्मोमीटर को हम सेंसिटिव कब बोलेंगे? थर्मोमीटर को हम सेंसिटिव तब बोलेंगे, थर्मोमीटर को हम सेंसिटिव कब बोलेंगे? जब हमारे पास शोज थर्मोमीटर शोज अ लार्ज चेंज इन इट्स प्रॉपर्टी फॉर अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। बी ऑप्शन में दिख रहा है। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद वन कूलम इज इक्वल टू, वन कूलम हमारे पास किसके इक्वल होता है? वन कूलम एक्चुअली हमारे पास इक्वल होता है, दैट इज वो हमारे पास इक्वल होगा वन कूलम, दैट इज 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के। ठीक है, ये हमारे पास चार्ज का यूनिट होता है, याद रख लें। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज विल बी बी ऑप्शन, 3 × 10⁹ उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, द कैप्चर ऑफ ए न्यूट्रॉन बाय अ स्टेबल न्यूक्लियस ऑफन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। कैप्चर ऑफ न्यूट्रॉन बाय ए स्टेबल न्यूक्लियस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप बोलते हैं। सो दैट इज वाई सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अ बीटा पार्टिकल प्राइमरी अनाइजेज एंड एटम बाई, जो बीटा पार्टिकल है वो किस तरह निकलते हैं? बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। सो हमारे पास सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ये कुछ जनरल नॉलेज टाइप चीजें हैं जो आपकी डायरेक्ट बुक लाइंस हैं, इनको याद रख लें। अलबेरूनी इज फेमस फॉर इज कैलकुलेशन ऑफ द। अलबेरूनी किस लिए फेमस है? उसने सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ को मैयर किया था। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इन अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिटरमाइंड बाय। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, या आप स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, राइट हैंड थंब रूल। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। फोर्स का स्टैंडर्ड एसआई यूनिट क्या होता है? एज यू नो, न्यूटन। और उसके ड्राइव यूनिट क्या हो सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू एम ए। एक तो हमारे पास डाइन हो सकता है, या मैथ का हमारे पास केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, या डाइन भी हो सकता है। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क हमारे पास क्या होता है? दैट इज न्यूटन मीटर। सो दैट विल बी डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज कि द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ अर्थ इज। मास का अर्थ का अप्रोक्सीमेट मास कितना होता है? दैट इज 6.0 × 10⁻24 kg। इस ऑर्डर में होता है, ये मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो एग्जैक्ट हमारे पास कितने हैं? दैट विल बी 5.9, 10⁻24 वाला चेक कर लें, ये वाला है। ठीक है, तो एग्जैक्ट है 5.97। ठीक है, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द अर्थ सर्फेसिस। अर्थ सरफेस से ऊपर अगर होगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, और अगर जमीन की फील्ड से बाहर चला जाए तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द ऑसिलेशंस ऑफ ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर जो डायरेक्शन होती है पार्टिकल की वो पैरेलल होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के। सो हमारे पास जो बी ऑप्शन है दैट इज राइट ऑप्शन। और ट्रांसफर में क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। सही है, तो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटीज। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि बी का ही पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है। तो ये हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी टेस्ला।
उसके बाद है इफ अ वेक्टर इज डोनेटेड बाई ए, ए एक्स, ए वाई, ए जी, देन इट्स एक्स कंपोनेंट कैन बी रिटन एज। अब एक्स कंपोनेंट को आप कैसे लिख सकते हो? सिंपल इज दैट एक्स कंपोनेंट तो खाली ए एक्स लिखा जाना चाहिए। डेल्टा में तो रिजल्टेंट की वैल्यू है, ये तो जी वाला है, ये तो वाई वाला है, तो सी ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन। बेसिक सा ये भी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलास्टिक कुलयन इज डिफाइंड एज कुलयन इन विच। इलास्टिक कुलयन में हमारे पास क्या होगा? इलास्टिक कुलयन के अंदर ओनली मोमेंटम कंजर्व पढ़ते हैं, बिल्कुल मोमेंटम कंजर्व होता है, ओनली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व, नाइदर मोमेंटम। तो बेस्ट ऑप्शन ये सी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि मोमेंटम भी कंजर्व है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व है। इन इलास्टिक में मोमेंटम तो होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, कंजर्व नहीं। द एवरेज वेलोसिटी अटेन बाई चार्ज कैरियर यूजुअली इलेक्ट्रॉन इन अ मटेरियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज टर्म एज। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? अब आप लोगों ने याद रखना है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी आती है वो हमारे पास बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर कितना होता है? दैट इज 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास ऑर्डर आता है। उसके बाद है अ फोर्स फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल अराउंड एनी क्लोज पाथ इज। क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन जीरो होता है। अगर किसी पाथ के अलोंग वर्क निकालेंगे तो वो सेम आएगा। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। अगर ये तीन पाथ हैं, जैसे बॉडी ने यहां से अपना स्टेट ऑफ मोशन स्टार्ट किया, ए बी सी पे पहुंचा, या ए से सी तक पहुंचा, या ए डी सी से पहुंचा, इन तीनों पाथ का वर्क डन क्या होगा? सेम होगा। तीनों का वर्क डन क्या होगा? सेम होगा, तो ये कंजर्वेटिव फील्ड है। लेकिन एक बंदा इन तीनों के वर्क डन को क्लोज पाथ में जीरो फाइंड आउट करता है, तो भी ये कंजर्वेटिव है। तो ये कंजर्वेटिव फील्ड की पहचान होती है, याद रखना आप लोगों ने। और जो हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड होता है उसमें जो एनर्जी की फॉर्म है वो हमारे पास शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, चेंज एज इट इज नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड के रिलेटेड आ जाता है कि कंजर्वेटिव फील्ड में जो हमारे पास वर्क डन है वो सारे पाथ में सेम भी रहे, और वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो भी रहे। और एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, ये हमारे सिलेबस पे नहीं लिखा हुआ, याद रखना है, वो हमारे पास सेम, उसका मोड ऑफ एनर्जी सेम रहे। आगे हमारे पास है अ सरफेस ऑन विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। उसको हम क्या बोलेंगे? अब सोचिए, पोटेंशियल सेम है हर पॉइंट पे, तो क्या वो इक्वी पोटेंशियल नहीं होगी? बिल्कुल इक्वी पोटेंशियल होगी। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब क्या वो आइसोथर्मल सरफेस होगी? आइसोथर्मल में टेम्परेचर सेम होगा। आइसोबैरिक सरफेस में तो प्रेशर सेम होगा। गॉसियन सरफेस पे तो गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं और किसी भी क्लोज सरफेस को बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 57 वाला, द स्टैंडर्ड ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट इज न्यूटन। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है कि अप्रोक्सीमेट मास ऑफ अर्थ वी हैव स्टडीड 5.97 इंटू 10⁻24 kg। द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज प्राइमरली प्रोवाइडेड बाय। अब मून की बात हो रही है ना, तो अब मून में बेसिकली हमारे पास कौन मेन रोल प्ले करेगा? मून में वो हमारे पास अर्थ प्ले करेगी। व्हाई नॉट सन? बिकॉज मून जो है वो सेटेलाइट है, दैट इज नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ। तो अर्थ उसको ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन मून, क्या फोर्स ऑफ मून ऑन अर्थ? नो। सन की नो। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? नो। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन मून, दैट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। When a surface is placed in uniform electric field such that the electric field lines are perpendicular to surface, the magnitude of the electric flux through it is। अब यहां पे देखें, जब सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उसका हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। एज यू नो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट ए। अब आप बोलेंगे ये तो ई ए कोसाइन ऑफ 90 आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, कोसाइन ऑफ 90 जीरो, तो एवरीथिंग विल बी जीरो। बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है परपेंडिकुलर टू सरफेस, और हम तो वेक्टर एंगल लेते हैं, तो वेक्टर एंगल 90 का जीरो बनेगा ना, तो ई ए कॉज ऑफ जीरो, और कॉज ऑफ जीरो 1, तो ये ई ए आ गए जिसको मैक्सिमम बोलेंगे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। सी ऑप्शन इज
राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ क्लोज सरफेस केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अब गॉसेस लॉ क्या बोलता है? वो बेसिकली गॉसेस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस में जो टोटल फ्लक्स है ये 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज के इक्वल होता है। सो दैट इज वाई सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 62 वाला, मूविंग कार्स बुलेट्स and flowing water possesses kinetic energy whereas fuel and food store potential energy। सही है। तो ये हमारे पास जो मूविंग कार बुलेट एंड फ्लोइंग वाटर पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करें, जो हमारे पास इसी क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है कि मूविंग कार बुलेट और फ्लोइंग वाटर के पास काइनेटिक एनर्जी होगी और उनके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले वालों के पास काइनेटिक एनर्जी, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन, और दूसरे वालों के पास पोटेंशियल एनर्जी। मे बी ये क्वेश्चन में ये आंसर ना गिवन हो, क्या पता ये लिखो विच टाइप ऑफ एनर्जी। यहाँ पे ये प्रिंट मिस्टेक हो, कंपोजिंग मिस्टेक हो सकता है, ये मैं आपको बता दूं। नॉट बाई मेरान यूनिवर्सिटी, बट यहाँ पे जो हमने ये कंपोज करवाए तो उसमें ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक हो, क्या पता इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर हो। आगे है अ सिंगल वेक्टर, द सिंगल वेक्टर दैट प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज टू और मोर फोर्सेस। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। रिजल्टेंट यही होता है ना कि उसका सेम इफेक्ट होता है जो बाकी सबको होता है। और रिजल्टेंट अपने कंपोनेंट के इक्वल कब आता है? 120 डिग्रीज पे जब ट्रायंगल बनती है। लेकिन रिजल्टेंट कभी भी अपने कंपोनेंट से छोटा नहीं हो सकता। इन एम के एस सिस्टम, जिसको हम मीटर किलोग्राम सेकंड कहते हैं, द यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर का यूनिट पास्कल लिया जाता है एम के एस सिस्टम में, याद रखें। बेसिक सा क्वेश्चन यूनिट से पूछा गया। व्हेन एन एलिवेटर मूव अपवर्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, चेक करें, ये वाला क्वेश्चन आपको पहले भी बताया। द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लोर ऑन अ पर्सन इनसाइड इज। जो नॉर्मल फोर्स लगेगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी भाई? अब एलिवेटर मूव अपवर्ड with constant velocity, the normal force exerted by floor on person inside is, वो इक्वल टू इट्स ट्रू वेट ही होगी ना, जितना उसका वेट होगा उतनी उस पे लगेगी फ्लोर, जो उस बंदे पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसलिए फोर्स हमारे पास सेम रहेगी। उसके बाद है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज टिपिकली मेजर्ड इन। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को किस में मेजर किया जाता है? वॉट पर मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, वॉट्स पर स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। सो अल्फा ऑप्शन इज गोइंग टू बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लोज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में जो हीट ट्रांसफर को मेजर करता है वो टेम्परेचर होता है, उसको टेम्परेचर बोलते हैं। अब फोटो सेल ऑपरेट बेस्ड ऑन, फोटो सेल किस पे बेस करता है? फोटो सेल बेसिकली करता क्या है? फोटो सेल फोटोन्स को यूज करता है और उससे आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो ये तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी होता है। सो दैट इज व्हाई फोटो सेल बेसिकली वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? एक्स रेज होता है। अब ये कॉम्पटन इफेक्ट क्यों नहीं है? कॉम्पटन इफेक्ट तो एक्स रेज देते हैं और इसमें तो बेसिकली वेवलेंथ में चेंज आता है। डॉपलर इफेक्ट में तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, बिकॉज वहां पे पेरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। रिलेटिव मोशन है बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। और हमारे पास रमान स्कैटरिंग, ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बेरूनी इज बेस्ट नोन फॉर इज एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ। अभी आपको बताया भी था कि सरकमफेरेंस ऑफ जो अर्थ है वो मैयर किया था अल बेरूनी ने। तो इस वजह से इसकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसके और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हैं इनकी, लेकिन जो अर्थ सरकमफेरेंस किया था इसकी वजह से ये ज़्यादा फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस द इमेज विल बी। जब भी इसको फोकल पॉइंट पे रखा जाएगा ना किसी कन्वेक्स लेंस के, तो इमेज हमारे पास वर्चुअल बनेगी। उसके बाद हमारे पास इरेक्ट होगी और उसके बाद मैग्नीफाइड होगी। ये उसकी प्रॉपर्टीज बनेंगी। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ें ये मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट याद रख लें, ये आप लोगों की जो प्रॉपर्टीज होती है ना लेंस के, उनको लाजमी तौर पे जाके पढ़ना बुक से। तो रियल, हमारे वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड कहाँ पे है? सी ऑप्शन में है। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 वाला हमारे पास, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन अ वैक्यूम एट द स्पीड ऑफ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहली तो बात है कि आप वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं, बिल्कुल करते हैं।
स्पीड उनकी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट की जितनी होती है, जो कि हमारे पास 3 × 10⁸ उसके बाद स्टैंडर्ड ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स के में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, डाइन भी होता है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड ऐसे यूनिट की बात हो रही है। सो दैट इज वाई वो हम किसको चूज करेंगे, न्यूटन को चूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज। अब ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, क्या एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, नो, डीसी को एसी में करना नहीं, ये तो काम रेक्टिफिकेशंस के है। चेंज करना फ्रीक्वेंसी को, नो, चेंज करना ए वोल्टेज ऑफ एसी पावर, तो जो वोल्टेज होता है उसको ये चेंज करता है, अप या डाउन करता है। उसके बाद assuming the earth has uniform density at depth below the surface with acceleration due to gravity of half of its value of the surface radius re is the radius of earth, ये क्वेश्चन अभी भी आपको मैंने करवाया था। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी re/2 हो जाएगा। ये हमने फार्मूला अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, कि जी डी विल बी इक्वल टू 1 - d/r। तो यहाँ पे जो जी डी की वैल्यू g/2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस r/2 हो जाएगा। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ये कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं क्योंकि पास पेपर है ना, अगले से अगले पास पेपर आ रहे हैं, मतलब अब पिछले सालों के क्वेश्चन कुछ रिपीट भी होते हैं। फिर आगे है रिजिड, लेकिन इतने ज्यादा नहीं, 3 4 रिपीट में। रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो एंड द नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन इट विल बी। अब रिजिड बॉडी पे टॉर्क भी हमारे पास जीरो होता है और वो इक्विलिब्रियम की हालत में होता है, और फोर्स भी जीरो होती है। तो इसलिए हमारे पास बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी द एक्सेलरेशन अलोंग द वर्टिकल इज। वर्टिकल के अलोंग हमारे पास एक्सेलरेशन कितना होता है, दैट इज, बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो वो एक्सेलरेशन -c होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि अलोंग वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या हो जाता है, -g। तो इसलिए हमारे पास जो सी ऑप्शन है दैट विल बी राइट ऑप्शन। आगे सरफेस वेयर एवरी पॉइंट हैज द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। ये भी पहले हुआ है। उसके बाद एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड इन 1911 बाई, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, बाई रदरफोर्ड। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है दैट विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, द रेट एट विच द एंगुलर पोजीशन ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर पोजीशन बॉडी की चेंज हो रही है तो इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि एंगुलर पोजीशन का चेंज होना, यानी एंगुलर पोजीशन थीटा को कह रहे हैं। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी किसको बताएगा, दैट विल बी एंगुलर वेलोसिटी, जिसका यूनिट रेडियन पर सेकंड या साइकिल पर सेकंड या वाइब्रेशन पर सेकंड। द इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम कांस्टेंट इज इक्वल टू, कूलम कांस्टेंट के किसके इक्वल होता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, या इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो वैक्यूम परमिटिविटी है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस दैट अकर्स एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड। भाई कांस्टेंट प्रेशर की बात हुई तो आइसोबैरिक होगा। अगर हमारे पास कोई हीट एंटर लीव नहीं हो रही, क्यू कांस्टेंट है, तो एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी कंप्रेशन भी। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे बात हुई थी प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसलिए आइसोबैरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, एसआई यूनिट। फंडामेंटल एसआई यूनिट हमारे पास कौन सा नहीं है, तो देखें, किलोग्राम बिल्कुल है, एम्पेयर करंट का बिल्कुल है, एसआई में आता है, और केल्विन भी है, लेकिन न्यूटन किधर से स्टैंडर्ड एसआई आ गया, वो 7 में आता ही नहीं है। अ लाइट ईयर इज अ यूनिट, बड़ा ही मजे का ये क्वेश्चन है, बहुत ही मजे का क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है। लाइट ईयर लगता है कि ये टाइम का यूनिट है। भाई लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 ईयर बाई लाइट। तो लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस का यूनिट होता है, नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो लाइट ईयर लग रहा होता है कि टाइम का यूनिट है, तो ये डिस्टेंस का यूनिट है, जो कि हमारे पास वो 9.1 × 10⁻15 मीटर कवर करता है। आगे, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट चेंजेस एंड एंगुलर मोमेंटम विल आल्सो बी चेंजेस, वो चेंज हो रहा है, प्रोवाइडेड देयर इज अ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो नेट हमारे पास जो टॉर्क होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्या कांस्टेंट होगा, लीनियर होगा या एंगुलर होगा। भाई यहाँ पे देखो ना, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम तो चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए हमारे पास जो टॉर्क होगा ना,
वो सिस्टम पे वो एंगुलर होगा। वो क्या हमारे पास कांस्टेंट होगा, अगर तो टॉर्क कांस्टेंट है ना तो फिर आगे एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है, लेकिन वो चेंज हो रहा है तो लीनियर तो हो ही नहीं सकता। टॉर्क लीनियर, टॉर्क तो होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, तो फोर्स लीनियर में आता है, टॉर्क लीनियर में नहीं, और टेंजेंशियल में नहीं, तो इसका सी ऑप्शन विल बी बेस्ट ऑप्शन। अगर थर्मोमीटर इज कंसिडर सेंसिटिव इफ, अब ये वाला एमसीक्यूज देखें, थर्मोमीटर को सेंसिटिव कब कंसिडर किया जाता है? इसको तब कंसिडर किया जाता है जब हमारे पास लार्ज चेंज आ जाए। ठीक है, लार्ज चेंज आ जाए उसके अंदर, या उसके अंदर हमारे पास लार्ज चेंज आएगा ना टेम्परेचर के अंदर, तो तब हम बोलेंगे कि थर्मोमीटर सेंसिटिव है। इट शोज अ लार्ज चेंज इन इट्स इंडिकेटिंग प्रॉपर्टी फॉर अ स्मॉल चेंज इन प्रॉपर्टी। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला, बीटा पार्टिकल प्राइमरली कॉज आयोनाइजेशन ऑफ एन एटम थ्रू। अब जो बीटा पार्टिकल है ये आयोनाइजेशन किसके थ्रू प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी पहले हुआ है। उसके बाद है द लॉ स्टेटिंग दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट फोर्स अप्लाइड टू अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज वेरी फेमस लॉ, दैट इज हुक्स लॉ। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के होता है। ठीक है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है, और के स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका कॉम्बिनेशन कैपेसिटर की तरह होता है। अगर ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या भूल जाए तो देखें, एफ इज इक्वल टू के एक्स है ना, तो के आ जाता है एफ अपॉन एक्स। एफ का न्यूटन आ गया, एक्स डिस्टेंस में है तो मीटर आ गया, तो न्यूटन पर मीटर। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 90 वाला, कि अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 40 सेंटीमीटर बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग विल बी। बहुत ही मजे का न्यूमेरिकल है, देखें भाई। एफ इज इक्वल टू के एक्स है, क्या निकालना है? फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग के निकालना है। एफ कितना है? 10 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना है? 40 सेंटीमीटर है। तो 40 डिवाइड बाई 100 आएगा, तो ये बटेगा बटे ऊपर गया तो 1000 डिवाइडेड बाई 40, जीरो जीरो से उड़ा, 4 25 से करेंगे तो तब जाके 100 आता है, तो 25 न्यूटन पर मीटर। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 91, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एन एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोला जाता है। जो मीन से एक्सट्रीम पे मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एक्स नॉट से डिनोट किया जाता है, और किसी भी डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस उसको एक्स बोलते हैं, मीन और एक्सट्रीम के बीच। स्पीड नहीं बोलते, वेवलेंथ नहीं बोलते, लेंथ नहीं बोलते। अगर पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट एयर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। बहुत ही आसान सा है। काइनेटिक एनर्जी तो मीन पे मैक्सिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्योंकि मीन पे आके बॉडी रुकती नहीं है, वेलोसिटी तेज होती है। जरा सोचें, पेंडुलम आप लोगों ने बांधा हुआ है ऊपर, और पेंडुलम का ऑसिलेट करवा रहे हैं, तो इधर गया, फिर इनर्शिया की वजह से रुका नहीं, फिर दूसरे एम्पलीट्यूड पे चला गया, दूसरे मैक्सिमम पे चला गया। तो यहाँ पे मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पे चूंकि हाइट सबसे ज्यादा होती है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। हर एक पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, हाफ के एक्स नॉट्स। उसके बाद हमारे पास मैस अटैच टू अ स्प्रिंग व्हेन परफॉर्म्स वाइब्रेटरी मोशन इज नोन एज। इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद मैस अटैच परफॉर्म वाइब्रेटरी मोशन, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इन विच आइडेंटिकल विद द। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज विच इज आइडेंटिकल विद, यानी फोर्स कांस्टेंट किसके आइडेंटिकल आ रहा है? तो फोर्स कांस्टेंट आइडेंटिकल आता है, यानी कि फोर्स कांस्टेंट बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट की बात हो रही है, ये सरफेस टेंशन के डायरेक्टली, सरफेस टेंशन के आइडेंटिकल इसका यूनिट है। बात समझे? एफ अपॉन एक्स, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हमारे पास सरफेस टेंशन के इक्वल होता है। सरफेस टेंशन की मदद से ही हम वो लिख सकते हैं ना, बॉल पेन वगैरह फंक्शन करते हैं। उसके बाद है पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट द पोजीशन। कहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। उसके बाद हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन इज आल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बड़े बेसिक से ये क्वेश्चन आ गए। उसके बाद हमारे पास है, इफ अ स्प्रिंग इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी। अब 3 पार्ट्स में कर दिया, तो हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? दैट विल बी 3 के, 3 के हो जाता है। अब एक स्प्रिंग है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया है,
ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हर एक का कितना हो जाएगा? अब उसकी रीजन देखना है, एफ इज इक्वल टू के एक्स और के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास वो स्प्रिंग कांस्टेंट जितना वैल्यू उसकी कम हो जाएगी, साइज कम होगा, उतना अब उसमें जो हमारे पास फोर्स है वो भी कम लगेगी और उसमें स्ट्रेच ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है। सो दैट इज़ वाई ओवरऑल अब उसकी जो कांस्टेंट बनेगी वो 3K के इक्वल आ जाती है। कैसे? अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास तीनों में हमने इसको कट किया, तो तीनों को अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे पैरेलल में तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? K+K+K दैट विल बी 3K, क्योंकि ये कैपेसिटर की तरह का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इन विच टर्म द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम किस में कांस्टेंट होता है? आइसोकोरिक में होता है। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक में हीट क्यू कांस्टेंट होती है। उसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज कैन बी रिगार्डेड एज इनवर्स ऑफ। जो एक्सरेज की प्रोडक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या किसकी तरह की होती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिवर्स में होती है, इनवर्स में होती है। ठीक है, आपको भी बताया भी था, समझाया भी था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए टिपिकल मेटल इंक्रीजेस, कब इंक्रीज करती है? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट तो टेस्ला होता है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट आई, एरिया ए, नंबर ऑफ टर्न्स एन, मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये टॉर्क होगा NIAB। ये भी आप लोगों का डायरेक्ट बस रिलेशन पूछा गया था। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। और जो स्मॉल n होता है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम डायलेशन किसके इक्वल होगा? दैट विल बी T0/1 - V² अपॉन C²। सेम गोज फॉर mass, m is equal to m0/1 - V² अपॉन C²। बट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में L0 × 1 - V² अपॉन C² है। अब मजे की बात यहाँ पे ये है कि मेहरान में ये भी एमसीक्यूज आया हुआ था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट का स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आ जाए तो वहां पे टाइम कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। मैस भी इन्फिनिटी और लेंथ कितनी हो जाएगी? जीरो। उसकी रीजन क्या है? V/V कट गया, 1 - 1 0 समथिंग अपॉन जीरो दैट विल बी इन्फिनिटी। मैथ्स में भी यही काम होगा, 1 - 1 यहाँ पे जीरो, जीरो इंटू समथिंग दैट विल बी जीरो। तो लेंथ तो जीरो होगी, लेंथ तो जीरो होगी, लेकिन टाइम और मैथ्स हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी मैथ्स की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। जो टाइम की हमारे पास वैल्यू है, टाइम की वैल्यू भी हमारे पास इन्फिनिटी होगी। और जो लेंथ की वैल्यू है, लेंथ हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट विल बी जीरो। लेंथ हमारे पास जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडीज इन मोशन एट रेस्ट। ठीक है, यानी कि जिसमें हम बॉडीज को पढ़ते हैं इन मोशन, वो हमारे पास क्या होती है? मैकेनिक्स होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर हैज अ डायरेक्शन दैट इज ओरिजिनल वेक्टर के क्या होगी? ऑपोजिट। भाई नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या है? जैसे ए वेक्टर है ये वाला, अब इसका नेगेटिव क्या होगा? ये वाला। बस कोई फर्क नहीं है। हाँ, अगर तो इसमें मैग्नीट्यूड बढ़ानी है तो किसी से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये इसके क्या होता है? ऑपोजिट होता है ना। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज। वेलोसिटी कम हो रही है तो डीसेलरेशन नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स के साथ ही होता है। फोर्स किधर होती है? ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा? टुवर्ड द सेंटर। अब चेक करो, पहले ये क्वेश्चन थोड़े से चेंज आ रहे थे, अब उनकी सिमेट्री चेंज है। तो ऐसे पास पेपर में एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, जो कि आपको सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम करवा रहा है। चेक करें आप लोग। तो लाजमी तौर पे मेहरान यूनिवर्सिटी में 95% का टारगेट रखना है और पास एजुकेशन सिस्टम के साथ अपने स्कोर को शेयर करना है। लाजमी तौर पे अपने मार्क्स को शेयर करना है। अगर यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम यूट्यूब एज वेल, आप हमारे ये किसी भी सीरीज से प्रिपेयर कर रहे हो या आप बैच से तैयारी कर रहे हो, तो अपने मार्क्स को शेयर करें, अपने रिव्यूज़ को शेयर करें। इतने ज़्यादा एफर्ट्स आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने अपने फीडबैक भी बताने हैं।
उसके बाद है व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो ये स्टैटिक या इसको रेस्ट बोला जाता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डी का फार्मूला दोबारा पूछा गया, बड़ा ही इसका ट्रेंड है, इसको लाजमी तौर पे याद रख लें। तो ये हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी जी डी इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस डी अपॉन आर। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग मास अटैच टू स्प्रिंग कांस्टेंट दैट विल बी, यानी एक्स डिस्टेंस किसी टाइम टी पे कितना होगा, ए कॉज ऑफ थीटा होगा। अब आपको पता है कॉज ऑफ जो थीटा है इसकी जगह पे तो ओमेगा टी भी लिखा जा सकता है। जब फेज शिफ्ट होगा तो ओमेगा टी प्लस फाइव होगा ना। तो हमारे पास सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बाकी ए टी स्क्वायर ये वाला तो बन ही नहीं सकता, ये किस सेंस में बन रहा है, सीधा सा फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा। अब इसमें ही चेंजिंग हम करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी ए कॉज ऑफ थीटा है, यहाँ पे ये रिलेशन, अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन गया, दैट विल बी ए कॉज ऑफ ओमेगा टी। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि ओमेगा टी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप इसमें फेज जब शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी ओमेगा टी प्लस फाइव। सो ये हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, सी ऑप्शन के अंदर राइट ऑप्शन है। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट, वो दोबारा पूछा गया विर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेना कि ये क्वेश्चन है, ये कुछ चेंज तो नहीं किया हुआ है, अब वो सारी चीज़ों को साथ साथ देख के रखना है। उसका थर्मामीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ shows large change in property for small change in temperature, yes। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन हमारा 3 बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर करवा रहा हूँ ना ओरिजिनल। यहाँ पे जो रिपीट हो रहे हैं वो चेंज नहीं किया। अब देखो ना, आपको ये मैं 5 साल के पास्ट पेपर करवा रहा हूँ। अब हर साल में कितने एमसीक्यूज आते हैं, 25 आते हैं, तो टोटल 125 एमसीक्यूज हम करेंगे ना। तो अब इसमें जो रिपीट भी हो रहे हैं वो भी ऐड करूंगा ना, अब उसको हटाने से तो वो कम होके ज्यादा भी कम होते तो 115 पे आ जाते हैं। तो इसलिए इसको उतना ही रखा है, कोई हमने वो अंदर से स्किप नहीं किया, ताकि आपको पता चले कि अगले साल में भी ये क्वेश्चन आया, उससे अगले साल में भी, तो ये आपको पता होना चाहिए इस साल भी आ सकते हैं। 1 कूलम किसके इक्वल होता है, 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट के इक्वल होता है, ये भी याद रखना है। ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो रहा है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्चर ऑफ ए न्यूट्रॉन बाई न्यूक्लियस ऑफन इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये इसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप बोलते हैं। तो इसलिए हमारे पास से सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद 116 वाला क्वेश्चन है कि बीटा पार्टिकल आयोनाइजेज एन एटम ड्यू टू, ये आयोनाइज क्यों करता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन की फोर्स की वजह से बीटा पार्टिकल आयोनाइज करते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है बीटा पार्टिकल आयोनाइजेशन कैसे करते हैं। अल बैरूनी किसकी वजह से फेमस है, सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ को मेजर किया हुआ है। उसके बाद है कि इन वेक्टर प्रोडक्ट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट कैन बी फाउंड, एक तो स्क्रूज रूल से निकाली जा सकती है, स्क्रू रूल तो है नहीं, तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करेंगे, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। स्क्रू रूल भी ऐसे जैसे स्क्रू को टाइट किया जाता है, अगर स्क्रू को टाइट किया जाए जैसे ए क्रॉस बी है, इसका एक आंसर आया जैसे उसको मैं सी वेक्टर कहता हूँ, तो सी वेक्टर इन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, ए पे भी और बी पे भी, लेकिन उसकी डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से, यानी उसको रोटेट करें ए क्रॉस बी, ए टू बी, थंब आपका सी वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। या स्क्रू को करें, स्क्रू को जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो अपवर्ड जाता है, अगर क्लॉकवाइज करेंगे उसको तो वो नीचे की तरफ जाता है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं, स्क्रू रूल अगर होगा तो वो बोथ हैंड भी, नहीं तो राइट हैंड रूल। अगर एस यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, एस यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है, डाइन भी होता है लेकिन वो ड्राइव है। यूनिट ऑफ टॉर्क इन एस आई सिस्टम इज दैट इज न्यूटन मीटर। उसके बाद अप्रोक्सीमेट मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 10⁻24 kg ऑर्डर में होता है, याद रख लो, 5.97 इंटू 10⁻24 kg। उसके बाद है हमारे पास, या रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर, या 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर में हमारे पास होता है। उसके बाद हमारे पास किलोमीटर, ये साथ 3 सिफरें लगा दें, ऐसे ही है, 6400 साथ 3 जीरो लगा दें, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर भी बनेगा ना, तो या 6400 किलोमीटर। उसके बाद है, द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी फ्रॉम हाई लेवल स्टोर्ड इन, हाई लेवल पे स्टोर किया, हाई लेवल पे उठाया, तो एनर्जी कौन सी होगी, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। तो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन, जब भी हाइट में चेंज आया, पोजीशन में चेंज आया, पोटेंशियल एनर्जी, पावर नहीं होगी, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगा।
उसके बाद हमारे पास है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव आर दोज इन विच पार्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, दोज आर बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। और ट्रांसफर में वो वेव प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में वो पैरेलल होंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये खत्म हो जाते हैं। ये 123 टोटल क्वेश्चंस हमारे पास बने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर मेहरान यूनिवर्सिटी एंड गेम नंबर 1, इन विच वी स्टडीड, इन विच वी डिस्कस 5 ईयर पास पेपर। अब इसमें हमने जो मेहरान यूनिवर्सिटी के पास पेपर डिस्कस किए, वो हमने 5 ईयर के डिस्कस किए। 5 टॉप ईयर्स जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, जिनके अंदर से काफ़ी रिपीट भी हुए। तो 5 ईयर्स के पास्ट पेपर को हमने बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया, उनके सॉल्यूशंस को। आई होप कि यू विल फाइंड दिस लेक्चर रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल। अब लाजमी तौर पे इतनी एफर्ट्स लगती हैं हमारी पास एजुकेशन सिस्टम की, जो आप लोगों के लिए हम करते हैं। तो इस पूरे लेक्चर को खुद भी सुनना है, और आगे भी इसको लाजमी तौर पे शेयर करना है सोशल मीडिया पे। आप लोगों ने अपनी एकेडमीज के ग्रुप्स में, कॉलेजेस के ग्रुप्स में, हर एक उस बच्चे तक आप लोगों ने पैगाम पहुंचाना है कि पास एजुकेशन सिस्टम ने सबसे पहले और मोस्ट ऑथेंटिक वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। तो उधर से जाके आप लोग तैयारी करें, अगर आप कोई बैच ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और ये भी सजेस्ट करना है कि अगर बैच ज्वाइन करना है तो पास एजुकेशन सिस्टम का बैच ज्वाइन करना है। And dear students, if you are preparing for your MUET from our premium batches as well from YouTube channel, so make sure that you are going to share your remarks and marks at this number 0304066600. Must share your marks on 0304066600। ये आप लोगों ने अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेना है वीडियो को पॉज करके, और इस नंबर पे अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे शेयर करने हैं। आपको कोई 10 या 15 या 20 MCQs या एक पेपर सॉल्व नहीं करवाया है। उसकी रीज़न ये है कि आपका टाइम बचे। अभी आपके मेहरान यूनिवर्सिटी में टाइम कम रह गया, बोर्ड को भी आप डील कर रहे हैं, एनईडी भी कई बच्चों ने देना है, कई बच्चों ने आईबीए के लिए अकाउंटिंग फाइनेंस में अप्लाई कर रखा होगा, आईबीए के बीबीए के लिए चूज कर रखा होगा, कई बच्चों ने नस्ट के लिए भी साथ साथ करना है। तो अब इतना टाइम नहीं कि मेहरान यूनिवर्सिटी को करते, तो इसलिए ये आप लोगों के लिए एक बड़ी डेडिकेटेड सी वीडियो आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे लेके आया। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे थे मेहरान के ऊपर आने चाहिए, जो हमारे बैच के नहीं होते, क्योंकि बैच में तो ईच एंड एवरीथिंग यू आर प्रोवाइडेड, ईच एंड एवरीथिंग आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। लेकिन यूट्यूब के जो हमारी कम्युनिटी हैं वो भी तो पासियंस हैं, वो भी तो हमारे स्टूडेंट हैं। तो उसके लिए ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है। लाजमी तौर पे इसको खुद भी आप लोगों ने कहीं पे अगर स्किप किया तो जाके दोबारा से सुने। ये ओरिजिनल पास पेपर आपको करवाए हैं, कोई ये रेलिवेंट वगैरह नहीं है, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल का मतलब होता है जो आ चुके हैं और अभी उनमें से आएंगे। रेलिवेंट का मतलब होता है जो अभी आए हुए नहीं है, क्या पता इस तरह के आएंगे। तो ओरिजिनल चीज करने का तो फिर अपना चार्म होता है, तो ये हमने ओरिजिनल आपको एमसीक्यूज करवाए हैं। इसी तरह एनईडी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग लिखें एनईडी मैथ बाई पास एजुकेशन सिस्टम, एनईडी फिजिक्स बाई पास एजुकेशन सिस्टम। तो लाजमी तौर पे वो सीरीज भी हमारे, आप यूट्यूब चैनल, आप यूट्यूब पे लिखें पास एजुकेशन सिस्टम, हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, आपको नस्ट पे पूरा कंटेंट मिलेगा। फास्ट है, आप लोगों को जीकी है, प्यास के ऊपर पूरा आपको कंटेंट मिलेगा, एनईडी पे मिलेगा, मेहरान पे मिलेगा। तो लाजमी तौर पे हमारे चैनल को आप लोग इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, खुद भी ये चीज़ें देखें आगे भी। और लाजमी तौर पे आप लोगों को एक मैं सजेशन दूंगा कि बैच को लाजमी तौर पे ज्वाइन करो। अगर मेहरान यूनिवर्सिटी के, अगर आप लोग टेस्ट को तैयार कर रहे हो इसके लिए भी करो, और एनईडी के लिए कर लो। अगर अभी आप लोगों की हेक्टिक रूटीन चल रही है तो एनईडी 2 के लिए ज्वाइन कर लेना, आईबीए 2 के लिए, एनईडी 4 के लिए कर लेना। बेहतर यह है कि हमारे बैच में बोर्ड की भी प्रिपरेशन होंगी। अगर आप सिंध वाली साइड से हैं तो आप लोगों के लिए स्पेशली डिज़ाइन है हमारी ये बैच। सिंध के बोर्ड एग्जाम्स को सामने रख के, सिंध के सारे टेस्ट डेट्स को सामने रख के ये हमारे बैचेस डिज़ाइन होते हैं, कि सिंध वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बेनिफिट मिलता है हमारे बैच के अंदर। तो लाजमी तौर पे आए। मेहरान यूनिवर्सिटी एनईडी हमारा अपना घर है, हमें पता है इसकी तैयारी कैसे करवानी है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कई सालों से इसकी तैयारियां करवा रहे हैं। सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल, एज वेल you are following our WhatsApp channel. Along that, you have purchased our premium batch. Many, many prayers for all of you. May Allah give you ट्रू सक्सेस। इंशाल्लाह 95% स्कोर लेने हैं। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, और अपने मार्क्स इस नंबर पे लाजमी शेयर करने हैं। अस्सलाम वालेकुम।